नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और हरियाणा विशेष के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां संसद में अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों को लेकर के राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि मोदी जी जब पीएम बने तो जैसे जादू हो गया, अडानी की संपत्ति में बढ़ोतरी होने लगी और 609 से अडानी विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गए। मोदी सरकार ने अडानी के लिए नियम बदल दिए, सड़क, पोर्ट, एयरपोर्ट अडानी को दिए। लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। मुझसे पूछा गया, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अडानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अडानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अडानी जी। अडानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी, 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। किसी ने भी बनाया हो रूल था, किसी ने भी बनाया हो रूल था। रूल बनाया किसने बात नहीं है, रूल बदला किसने बात है। उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी। रूल बदला गया और अडानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। अडानी जी के बारे में पूरी दुनिया को स्टडी करनी चाहिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को स्टडी करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स के बीच में और बिजनेस के बीच में कैसा रिश्ता होता है। इंडिया इज अ केस स्टडी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी should be given a gold medal in this. Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Adani ji and Narendra Modi ji, thank you. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेबुनियादी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता उन सभी बड़े घोटालों में शामिल थे जिन्होंने भारत की छवि को धूमिल किया। आज राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोलते हुए बेबुनियाद, शर्मनाक आरोप लगाए हैं। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। देश की प्रथम आदिवासी योग्य राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण था। हम उम्मीद करते थे कि वो संवैधानिक और संसदीय मर्यादा का ध्यान रखेंगे, लेकिन आज उन्होंने जिस बेशर्मी से आरोप लगाए हैं बेबुनियाद, तो आज राहुल गांधी और उनके परिवार की सच्चाई भ्रष्टाचार में बताना जरूरी है और यही बताने के लिए हम आए हैं। जितने उन्हें आरोप लगाए सब गलत हैं, चाहे वो श्रीलंका के बारे में हो चाहे भारत के बारे में हो। सब कुछ नियमों और प्रक्रिया के अनुसार किया गया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से सवाल पूछा कि अस्पतालों में मौत के बाद शवों को बंधक बना लिया जाता है। सरकार ने कानून तो बनाए, बावजूद इसके इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने क्या जवाब इस पर दिया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको सवाल और जवाब बताने की कोशिश। तो पूछे गए सवाल का जवाब यहाँ पर दिया गया है।
बता देते हैं सवाल और जवाब किस प्रकार से रहे हैं। तो कार्तिकेय शर्मा ने कई सारे अहम सवाल पूछे, जहां उन्होंने पूछा कि चार्टर के अनुसार बिल भुगतान नहीं करने पर भी अस्पताल शवों को बंधक नहीं बना सकता है। क्या सरकार इस बात से अवगत है? इस अधिकार के बावजूद ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। सरकार द्वारा इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्या सरकार के इन प्रयासों से ऐसी घटनाओं में कमी दर्ज की गई है? इस पर मंत्री का जवाब कुछ इस प्रकार से सामने आता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल किसी भी कारणवश शव को छोड़ने से मना नहीं कर सकता। उपयुक्त चार्टर के अंगीकरण और क्रियान्वयन हेतु सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को साझा कर दिया जाता है ताकि मरीजों की शिकायतों का निवारण किया जा सके। चार्टर का क्रियान्वयन राज्य या संघ शासित क्षेत्र के कार्य क्षेत्र में है और इस संबंध में जानकारी केंद्रीय तौर पर नहीं रखी जाती। तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया किस प्रकार से एक अहम सवाल, एक अहम विषय यहां पर उठाया गया, जिसका जवाब यहां पर मंत्री के द्वारा दिया गया। चंडीगढ़ में आगामी बजट को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्री बजट चर्चा की और इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंत्रियों के साथ बजट के स्वरूप को लेकर के मंथन किया। इस दौरान मंत्रियों ने भी बजट को लेकर के अपने अपने सुझाव दिए। प्री बजट चर्चा बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि प्री बजट में सुझाव मिले, केंद्र के बजट से भी मदद ले रहे हैं और विधायकों से भी सुझाव मांगे हैं। अभी तो जैसे उनकी डिमांड्स क्या होंगी, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट होंगे, कौन सी नई स्कीम होगी, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। कुछ दिन के बाद इसका एक खाका जब बनेगा फिर मंत्रिमंडल की हमारी जो अनौपचारिक बैठक होगी उसमें हम तय करेंगे कि कैसा कैसा आगे खाका खींचना है। फिर भी हमेशा जो वेलफेयर की गवर्नमेंट होती है वो जो वंचित होते हैं, डिजर्व करते हैं, जो समाज का एक प्रकार से जो पिछड़ गया वर्ग होता है, बीपीएल जिसको कहते हैं, उसकी योजनाएं ज्यादा बनाई जाती हैं और रोजगार के नाते जिन योजनाओं में रोजगार ज्यादा मिले उसकी योजनाएं बनाई जाती है। ये दोनों हमारी प्रायोरिटी है। केंद्र का जो बजट आया है उस बजट में भी जो चीजें हरियाणा के नाते से हम ज्यादा वहां से लाभ ले सकते हैं उसके बारे में भी आज हमने इनको बताया है। जैसे RRTS उसमें लगभग 3600 करोड़ रुपया और रखा गया है। उसके अंदर मेजर पोर्शन हरियाणा का जो आता है सराय काले खां से करनाल तक और फिर सराय काले खां से शाहजहांपुर तक जो 2 RRTS की लेग्स हैं उसमें हरियाणा का बड़ा पोर्शन है, उसमें हम उसका लाभ उठाएंगे। पंचकुला में स्थित डायल 112 के हेडक्वार्टर पहुंचकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डायल 112 की कार्यप्रणाली को गहनता से समझा। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डायल 112 की सेवाओं की समीक्षा भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ DGP PK अग्रवाल, ADGP SS चावला, ADGP CID आलोक मित्तल समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रखा है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने नेता गांव-गांव, घर-घर जाकर के लोगों से संवाद कर रहे हैं और सरकार की कमियों को गिना रहे हैं। इस कड़ी में गुरुग्राम में कैप्टन अजय यादव ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए खेडला, दमदमा और बहलपा गांव में घर-घर जाकर के लोगों को सरकार की नाकामयाबियों को गिनवाया। वहीं करनाल में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने सूरतगढ़ गांव में वाल्मीकि चौपाल पर लोगों से जनसंवाद किया और कहा कि आज युवा रोजगार के लिए परेशान है। इधर करनाल के सूरतगढ़ गांव की वाल्मीकि चौपाल में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं जिसमें अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्व विधायकों समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी जुटे। वहीं पत्रकारों से बातचीत में पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा कि आज युवा रोजगार के लिए परेशान है, सड़कें टूटी हैं, कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगी है। आगामी चुनाव में बीजेपी की रेत की दीवार कांग्रेस का एक कार्यकर्ता गिरा देगा। वहीं फुसगढ़ स्थित गौशाला में गौवंशों की मौत पर कहा कि बीजेपी के लोग खुद को गाय भक्त कहते हैं, लेकिन गाय भक्त तो सभी लोग हैं जो अपने आप को गाय भक्त बोलते थे और नंदीग्राम खोला, उसमें 2900 गायों का बजट दिया, लेकिन यहाँ पर 900 गाय मिले। आप ये देख सकते हैं कि कांग्रेस अब एक एक्टिव मोड में है, एक्शन मोड में है, फाइटिंग मोड में है। अब
कांग्रेस के कार्यक्रम सफल हो रहे हैं और बीजेपी के कार्यक्रम फ्लॉप हो रहे हैं। कारण ये है कि चीफ मिनिस्टर जो है खट्टर साहब, इनकी लोकप्रियता समाप्त हो चुकी है। तो गऊ के बेटे बने हुए थे सरकार के लोग। गऊ को माता हम भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, लेकिन गऊ के नाम पर इतना बड़ा आडंबर मुख्यमंत्री जी के इस कार्य क्षेत्र में हुआ है, इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए, लीपापोती के लिए नहीं होनी चाहिए। अरे 2700 गायों का एस्टीमेट भेजा हुआ गवर्नमेंट को, जब एक्चुअल काउंट के लिए कमेटी आई तो 900 गायें हैं यहाँ पर। गुरुग्राम की सोना विधानसभा से कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए खेड़ला, दमदमा और बहलपा गांव में घर घर जाकर लोगों को सरकार की नाकामयाबियों को गिनवाया। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि आज बजट में जो लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी करती है, विकास के नाम पर विकार पैदा करती है। देखिए, राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर और श्रीनगर तक यात्रा की थी, जो उदयपुर चिंतन शिविर में ये डिसीजन हो गया था। और उस यात्रा के बाद एक कांग्रेस की जो मैं कहूँगा कि जो उठाव जो आया है और जिस तरीके से राहुल गांधी जी की इमेज एक जन नेता के रूप में उभरी है, उसके बाद जो है ज़रूरत इस बात की कि हम ज़मीनी लेवल पे जो राहुल गांधी जी ने जो पसीना बहाया है उसको ज़मीनी लेवल तक हम जाएं। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ मिलाओ अभियान चलाया है। हम लोग और इधर प्रदेश में HSEB कर्मचारियों ने अपनी 50 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। अलग अलग जिलों में बिजली कार्यालय में 2 घंटे तक धरना देते हुए कर्मचारियों ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन भी सौंपा और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तो कर्मचारी बड़ा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। HSEB वर्कर यूनियन के सिटी यूनिट प्रधान देवीलाल और यूनिट सचिव श्यामलाल ने बताया कि कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगों पर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी मुख्य मांगे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पुरानी पेंशन बहाल करना, मेडिकल कैशलेस सुविधा देना, जोखिम भत्ता देना, ये हमारी कुछ अहम मांगे हैं जो कि हमारा 2 घंटे का प्रदर्शन चल रहा है। और जो आगे भी सेंट्रल कॉलोनी का जो भी प्रोग्राम आएगा, चाहे हड़ताल का हो, नारेबाजी का हो, पंचकूला चलने का हो, हम उस पर फूल चढ़ाएंगे। दूसरे पड़ाव का प्रोग्राम है ये। पहले SDO लेवल पर दिया था, अब एक्शन लेवल पर है, फिर SC लेवल पर होगा, फिर हम स्टेट लेवल पर भी जाएंगे। और हमारी ये जो 50 डिमांडों की मांग है, भविष्य में हमारी 5 सूत्रीय मांग पत्र है, उसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। एस ग्रेशिया को, ठेकेदारों को पक्का करो और ये जो भी हमारी 5 मांगे हैं इनको तुरंत प्रभाव से लागू करो। मेडिकल को कैशलेस करो और ना अन्य हमने जो भी हमारी सेंट्रल काउंसिल कॉल देगी अनिश्चितकाल हड़ताल कर देंगे। इसकी जिम्मेदारी सारी की सारी हरियाणा गवर्नमेंट की होगी। जो ये नारेबाजी हो रही है, ये आज सेंट्रल काउंसिल के आह्वान पर 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ। इसमें हमारे मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा अपना पुरानी पेंशन लागू करवाने का, पेंशन बहाली का। दूसरा मेडिकल कैशलेस सुविधा। तीसरा एक्स ग्रेशिया नीति पूर्ण रूप से लागू करना। चौथी अपने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना। और से अन्य 50 मांगे हमारी जो सेंट्रल काउंसिल के आह्वान पर सरकार तक हमें पहुंचाना। आज का जो हमारा धरना है, हमने ACS पावर को एक 50 सूत्रीय मांग पत्र इनको दिया हुआ है, जिसके पहले चरण के अंदर 6 जनवरी को हमने सब यूनिट स्तर के ऊपर प्रदर्शन किया। आज 7 फरवरी को हमारा सभी हरियाणा के अंदर सभी यूनिट स्तर के ऊपर 7-2 का हमारा प्रोग्राम है। जो सरकार है, मैनेजमेंट है, वो हमारी मानी हुई मांगों को लागू करने में आनाकानी कर रही है। इसलिए हमने ये प्रदर्शन सरकार को ये प्रदर्शन करके ये हमने चेता देना चाहते हैं कि समय रहते वो
हमारी मांगों के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हमारी शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करके उन मांगों को हल करवाया जाए। इधर सिरसा में किसानों और जिला प्रशासन के बीच बैठक हुई और वो बैठक बेनतीजा रही। हालांकि कल भी संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े किसान नेताओं के साथ जिला प्रशासन ने बैठक की थी और कल भी बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। किसानों का आरोप है कि वे पिछले 3 हफ्तों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर पक्का मोर्चा लगा करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेता लखविंदर सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन ने उनकी कुछ मांगों को मानने पर सहमति जताई, जिसमें 2020 में खराब हुई खरीफ की फसल के 194 करोड़ के मुआवजे की मांग, और अभी जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है, लेकिन उनको आश्वासन की बजाय मुआवजा ही चाहिए। किसान नेता लखविंदर सिंह ने कहा कि जब तक उनका मुआवजा जारी करने के साथ दूसरी मांगें पूरी नहीं की जाती, तब तक किसानों का आंदोलन मोर्चा पर जारी रहेगा। कल जैसा कि 6 फरवरी को हमारी महापंचायत थी, तो उसमें आज की मीटिंग का जो प्रशासन ने समय दिया था, आज 12:30 बजे हमारे 13 मेंबरी कमेटी जो धरना कमेटी है वो गई। हमारे प्रधान प्रकाश ममेरा जी और सभी साथी जो अलग अलग एरिया से सिरसा जिले से आए हुए हैं। तो आप सभी जो विभाग थे, सबसे पहली जो बड़ी मांग हमारी 193 करोड़ जो हमारा बकाया मुआवजा है 2020 का, उससे चर्चा शुरू हुई और पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों पर हमारी बात हुई। चाहे बिजली विभाग का मुद्दा है, नहरी विभाग का है, काडा का है, जो हमारी बुढ़ापा पेंशन का मुद्दा है, बीपीएल कार्ड धारकों का मुद्दा है, सभी पर हमारी खुलकर चर्चा हुई। हमने ये मुद्दा एक डब वाली में जो 2021 में गुलाबी सुंडी से फसल खराब हुई थी, तो उसमें उन्होंने जो खराबा दिखाया था 23% दिखाया था। तो हमने ये बात रखी भी ऐसा कौन सा सुंडी के पास मेजरमेंट है जो एक ही तरह का सभी गाँवों में उसने नुकसान किया है, तो उसके लिए भी दोबारा से जो है कार्रवाई की जाएगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण करवाने के मामले में रवि सीजन में सोनीपत के किसान पिछड़े नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि 31 जनवरी की अंतिम तारीख तक रवि सीजन में सोनीपत के महज 20,723 किसानों ने ही अपनी फसलों का पंजीकरण करवाया। वहीं कृषि विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है और इसीलिए अब तारीख को 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। पंजीकरण करवाने की अंतिम तारीख 15 फरवरी हो गई, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान पंजीकरण करवा सके। यही नहीं, फरीदाबाद को छोड़ दे तो फसल पंजीकरण के मामले में सोनीपत पूरे प्रदेश में सबसे नीचे खड़ा है और ऐसे में आगामी रबी खरीद सीजन के दौरान किसानों को सरसों और गेहूं जैसी फसलें सरकारी रेट पर बेचने में दिक्कत हो सकती है। देखिए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा की अंतिम तिथि जो कि 31 जनवरी 2023 थी, अब सरकार ने 15 दिन के लिए दोबारा से पोर्टल को खोला गया है। ये 15 फरवरी तक इसकी रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाई गई है और सोनीपत ज़िले में 20,723 किसानों द्वारा अभी तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, जिसमें से 1,50,626 एकड़ में अभी तक हमारे किसानों ने अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। इसमें से गेहूं का यदि हम बात करेंगे तो 1,38,646 एकड़ में 19,707 किसानों द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। लगातार पड़ने वाली ठंड में अब तेजी से तापमान में बढ़ोतरी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। फतेहाबाद में किसानों ने बताया कि अचानक बढ़ता तापमान गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। आंकड़ों के मुताबिक 1 फरवरी से 5 फरवरी तक अधिकतम तापमान में 6 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 8 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, जिससे गेहूं के दानों कमजोर हो सकते हैं और उत्पादन पर भी कम हो सकता है। कृषि विभाग के उपनिदेशक राजेश सिहांग ने भी बताया कि बढ़ता तापमान फसलों के लिए चिंता का विषय है, लेकिन अभी हालात ठीक हैं। अगर तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया तो नुकसान हो सकता है। इसके लिए उन्होंने किसानों को फसलों में सिंचाई करने की भी सलाह दी। ऐसे है ना, जैसे भी ये तापमान यदि बढ़ता रहा ना धीरे धीरे, वैसे ही गेहूं की फसल को ज़्यादा ही नुकसान है। इससे दाना कमज़ोर होगा, उत्पादन में कमी आएगी। उत्पादन में कमी आएगी तो ऑटोमेटिक ही किसान पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इससे किसान तो आगे ही मारे पड़े हुए हैं, जो ऊपर से और कुदरत की झेलनी पड़ेगी मार, तो किसान तो किसी लायक ही नहीं रहेगा। सरकारें हैं जो इसमें कोई साथ नहीं देती है, कोई बोनस का नहीं है हल। इसमें पीछे भी कहा था कनक पे बोनस देंगे, पीछे कनक नहीं हुई हमारी, तो अब की बारी इसका बोनस का तो एक लारा ही है, बोनस तो देते नहीं है। इसके हम यही चाहते हैं भी मौसम भी अच्छा रहे तो अच्छी बात है, किसान अच्छे रहेंगे और किसान का सरकार के प्रति तो कोई एक रुझान नहीं है, भी उसको कोई साथ मिलेगा।
तापमान बढ़ने के कारण गेहूं के उत्पादन पे भारी मात्रा में फर्क पड़ता है। इसमें भारी गिरावट आती है उत्पादन में। पिछले कई दिनों से जैसे तापमान बढ़ रहा है तो इसमें क्या है, आप देख पा रहे हो, जैसे भी आप इनकी ग्रोथ रुक चुकी है, इसमें उत्पादन में भारी कमी होगी। पिछले 10-15 दिन पहले से जैसे मौसम में नमी थी, धुंध वगैरह आने से ग्रोथ इनकी अच्छी हो रही थी, बढ़िया हो रहा था। जैसे हमको लग रहा था कि हाँ, इस बार उत्पादन बढ़िया होगा, बढ़िया बचत आएगी किसानों को। लेकिन जैसे अब आप देख रहे हैं, इतनी कड़ाकेदार धूप निकली हुई है, आंखें तक नहीं खोल पा रहे हैं। तो इसमें गेहूं मेरे हिसाब से अब की बार तो आधी मार पड़ेगी गेहूं के उत्पादन में। 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में एक बार फिर हरियाणवी संस्कृति की विरासत की झलक दर्शकों को देखने को मिल रही है। मेले में बने अपना घर में हरियाणा की विरासत से जुड़ी सैकड़ों वर्ष पुरानी चीजें दिखाई दी गई। वहीं बताया गया है कि हरियाणा में पहले की किस तरह इन चीजों का इस्तेमाल होता था। अपना घर में 500 साल पुराने ताले, लालटेन, कुएं से पानी निकालने का सामान, चरखा, हुक्का और पुराने समय में इस्तेमाल होने वाली बर्तन के साथ खेती औजार आदि प्रस्तुत किए गए हैं। मेले में आने वाले दर्शक भी अपना घर को देख करके काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जो घरेवर हमने देखी है हरियाणा की, बहुत ही बढ़िया चीज़ लग रही है और हमें आगे भी देखनी चाहिए। हमें बच्चों को मालूम होना चाहिए क्या क्या चीज़ घरेवर में रखी हुई है। अगर छोटे बच्चों को ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी और इतनी बढ़िया आइटम है, हर बच्चों को देखना चाहिए। अपनी विरासत से ही आदमी की पहचान होती है, अपनी संस्कृति से ही आदमी पहचाना जाता है। और इस तरह से जो हमारी संस्कृति को जतन करके हम लोग रखते हैं, तो इसी तरह से हम अगली पीढ़ी तक ये बातें पहुंचाते हैं कि हमने किस तरह से अपनी समृद्ध विरासत को आगे की पीढ़ियों को पहुंचाया है। और इससे सारे लोग देखेंगे तो निश्चित तौर से उनको बहुत अधिक जानकारी हो। बहुत ही अद्भुत है। ये ताले हैं, यहाँ लालटेन है, यहाँ पे जो हमारे कुएं से हम लोग पानी खींचते थे वो कुएं हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिखाई हैं और सही में जो ये उपक्रम है इनका, तो वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।